In this video, we are looking at Mathura Prasad and others versus Dassi Bai N.B. J.G. Bhoi, 1971 case. This case is related to the section 11 of CPC, which talks about res judicata. Now, according to this section, no court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. तो ये सेक्शन कहना चाह रहा है कि कोई भी कोर्ट ऐसा कोई भी सूट या इशू को ट्राई नहीं करेगा जहां पर जो मैटर है वो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इशू में रह चुका है किसी फॉर्मर सूट में, या तो डायरेक्टली या तो सब्सटेंशियली सेम पार्टीज के बीच में, या तो ऐसी पार्टीज के बीच में जिनका क्लेम इन्हीं पार्टीज की वजह से आ रहा है और जो कि सेम टाइटल के अंदर लिटिगेट कर रही है, ऐसे कोर्ट में जो कि कॉम्पिटेंट है, सक्षम है ऐसे सूट को ट्राई करने के लिए या ऐसे सूट में जो इशू रेज हुए हैं उनको सुनने के लिए, और ऐसा सूट ऑलरेडी सुना जा चुका है और फाइनली उस कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जा चुका है। मतलब अगर कोई केस सेम पार्टीज के बीच में सेम टाइटल के अंदर पहले ही किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा सुना या उसे फाइनली डिसाइड किया जा चुका है, तो इसके बाद कोई भी दूसरे कोर्ट में सेम इशू और सेम सूट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कोई भी कोर्ट फिर से उसी सूट पर डिसीजन नहीं देगा। रेस का मतलब है कोई ऐसा विवाद, कोई ऐसा डिस्प्यूट जो पहले एग्जिस्ट करता था, और जुडिकाटा का मतलब है जिस पर डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है। तो रेस जुडिकाटा का लिटरल मीनिंग है कोई ऐसा डिस्प्यूट जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो किसी कोर्ट में, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में अगर कोई डिसीजन पहले ही सुना जा चुका है और उस पर फाइनली डिसीजन आ चुका है, तो आप वापस से किसी और कोर्ट में जाकर उसी केस पर उसी सेम टाइटल के अंदर उसी सेम पार्टीज के बीच में वापस से वो सूट दाखिल नहीं हो सकता। फॉलोइंग आर दी फैक्ट्स ऑफ द केसेस। इंडेंचर का मतलब होता है कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट। 1950 में एक इंडेंचर के अंदर दस्सी बाई 555 स्क्वायर यार्ड ज़मीन लीज पर मथुरा प्रसाद को देती है। ये जो ज़मीन होती है ये पहाड़ी विलेज बोरीवली मुंबई में होती है, और ये जो लीज दी जाती है ये दी जाती है कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या तो वो रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए हो या तो बिजनेस पर्पसेस के लिए हो। तो एक इंडेंचर के अंदर 1915 में दस्सी बाई अपनी ज़मीन का, जो कि पहाड़ी बोरीवली में होती है, उसकी लीज मथुरा प्रसाद को देती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, चाहे वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो चाहे वो बिजनेस पर्पसेस के लिए हो। अब इसके बाद एपिलेंट मथुरा प्रसाद लीज पे ली हुई ज़मीन पर बिल्डिंग्स बनाता है और उसके बाद कोर्ट ऑफ सिविल जज बोरीवली में एक एप्लीकेशन सबमिट करता है जिसमें वो बॉम्बे रेंट्स होटल एंड लॉजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल एक्ट 1947 के सेक्शन 11 के अंदर अपनी उस लीज पे ली हुई ज़मीन का स्टैंडर्ड रेंट डिटरमाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पर सिविल जज इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, ये कंक्लूड करते हुए कि बॉम्बे रेंट एक्ट 1947 के प्रोविजन ओपन लैंड में बने हुए बिल्डिंग्स जो कि रेसिडेंस, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेड या स्टोरेज के लिए कंस्ट्रक्ट की गई हैं पर लागू नहीं होता है। तो सिविल कोर्ट स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड नहीं कर सकते हैं एपिलेंट के लैंड के लिए, उनके पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये ऑर्डर बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कन्फर्म कर दिया जाता है। पर फिर इसके बाद विनायक गोपाल लिमाय वर्सेस लक्ष्मण काशीनाथ अथवले केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ये अपहेल करती है कि जो अफोरसेड एक्ट के सेक्शन 6 क्लॉज 1 किसी पर्टिकुलर लीज पर अप्लाई होगा या नहीं, ये उस लीज की टर्म्स और कंडीशंस को देखकर डिसाइड किया जाएगा। और कोई भी बिल्डिंग यदि ओपन लैंड के रिस्पेक्ट में दी जाती है तो वो सेक्शन 6 क्लॉज 1 के दायरे से बाहर नहीं की जाएगी, सिर्फ इस वजह से कि ऐसी ओपन लैंड को सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के बाद से रेसिडेंशियल या एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अब इस जजमेंट पर रिलाई करते हुए मथुरा प्रसाद एपिलेंट कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज बॉम्बे में एक फ्रेश पिटिशन फाइल करते हैं अपने प्रेमाइस के स्टैंडर्ड रेंट को डिटरमाइन करने के लिए।
ट्रायल कोर्ट उनकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये जो क्वेश्चन है कि ओपन पीस ऑफ लैंड पर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, बिजनेस, ट्रेड या सो ऑन पर्पसेस के लिए, वो सेक्शन 6 क्लॉज 1 के अंदर कवर है या नहीं, ये क्वेश्चन रेस जुडिकाटा है, क्योंकि ये एप्लीकेशन हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली डिसाइड की जा चुकी है सेम पार्टीज के बीच में सेम लैंड के रिस्पेक्ट में। तो ट्रायल जज जो ये एपिलेंट फ्रेश पिटिशन फाइल करता है, उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई करते हुए उसकी इस पिटिशन को डिसमिस कर देते हैं। आगे ये ऑर्डर बेंच ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस और हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे दोनों के द्वारा कंफर्म कर दिया जाता है। फिर स्पेशल लीव लेकर एपिलेंट इस अपील को सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपील जाती है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मेन क्वेश्चन होता है इशू में, वेदर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई इन द इंस्टेंट केस अंडर दी सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। तो सीपीसी के सेक्शन 11 के अंदर इस वाले केस में प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है या नहीं। जजमेंट ऑफ द केस। सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाते हुए कहते हैं कि ये हाई कोर्ट के द्वारा अज्यूम कर लिया गया था कि कोर्ट का जो डिसीजन है उनकी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, कि वो किसी प्रोसीडिंग को एंटरटेन कर सकती है या नहीं कर सकती, ये डिसीजन उन्हीं सेम पार्टीज के बीच में किसी लेटर प्रोसीडिंग्स में, किसी आने वाली प्रोसीडिंग्स में सेम क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बाइंडिंग और कंक्लूसिव है। पर ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा है ये एक प्रोसीजरल डोमेन से बिलोंग करती है, ये एक प्रोसीजर है और आप इसको एक लेजिस्लेटिव डायरेक्शन का स्टेटस नहीं दे सकते उन पार्टीज के बीच में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन डिसाइड करने के लिए जो कि रिलेटेड है इंटरप्रिटेशन ऑफ इनेक्टमेंट से। किसी पार्टीज के बीच में मैटर इन इशू का मतलब है कि एक पार्टी तो राइट को क्लेम कर रही है, वहीं पर दूसरी पार्टी उस राइट को डिनाई कर रही है, और ये जो क्लेम ऑफ राइट है ये डिपेंड करता है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स पर और रिलेवेंट लॉ की एप्लीकेशन पर। एक प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है ऐसे फैक्ट से जिसकी वजह से कोई राइट अराइज हो रहा है, मैटर इन इशू नहीं कहलाया जा सकता। तो मैटर इन इशू ऐसे फैक्ट से रिलेटेड होता है जिसकी वजह से किसी पार्टी के पास कोई राइट आ रहा है या कोई राइट अराइज हो रहा है। देखिए यहाँ पर कोर्ट ने फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखकर किसी पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन या डिनाई नहीं किया था, कोई जजमेंट नहीं दिया था। बस कोर्ट ने सिंपली ये कहा था कि हमारा जुरिस्डिक्शन इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के लिए नहीं है, तो हम इस पर जजमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था कि किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है या नहीं, ये तो एक प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है ही नहीं। ऐसे प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि ऐसे फैक्ट से बिल्कुल ही अनरिलेटेड है जिसकी वजह से किसी पार्टी को कोई राइट मिल रहा है, सो वो क्वेश्चंस मैटर इन इशू के अंदर नहीं आते, वो क्वेश्चन मैटर इन इशू नहीं है। लेकिन जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने इस प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ को मैटर इन इशू मानकर अपना जजमेंट दिया कि हमने मैटर इन इशू को सेम पार्टीज के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर जो कि हमारा लीज्ड लैंड था उसके बीच में ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, हाई कोर्ट ने उसे फाइनली सुन लिया है, उस पर जजमेंट दे दिया है, तो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होता है, कोई भी कोर्ट अब इस पर डिसीजन नहीं दे सकती। आगे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जब ये कहा जाता है कि कोई प्रीवियस डिसीजन रेस जुडिकाटा है, इसका मतलब ये होता है कि जो राइट क्लेम किए गए हैं पार्टीज के द्वारा वो ऑलरेडी एडजुडिकेट हो चुके हैं, उन पर ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है और ये जो सेम इशू है वो सेम पार्टीज के बीच में दोबारा से कंटेस्ट नहीं किया जा सकता। एक ऐसा प्रीवियस डिसीजन जो कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उन फैक्ट्स पर दिया गया है जो फैक्ट्स फाउंडेशन है किसी राइट या फिर रिलेवेंट लॉ के, उस पर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। और एक ऐसा डिसीजन जो कि इशू ऑफ लॉ से रिलेटेड है उस पर रेस जुडिकाटा सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग पर सेम पार्टीज के बीच में तब अप्लाई होता है जब जो उनका वो कॉज ऑफ एक्शन है वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में सेम है जो कि वो पहली वाली प्रोसीडिंग में हुआ करता था। लेकिन जब कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है या फिर अर्लियर डिसीजन तक जो पहले लॉ थी वो आगे चलकर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बदल दी जाती है, उसे अल्टर कर दिया जाता है, या फिर ऐसा डिसीजन जो कि रिलेटेड है किसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से किसी अर्लियर प्रोसीडिंग को ट्राई करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा अर्लियर डिसीजन जो कि वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है जो कि अब लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, तो ऐसे केस में रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिमार्केट किया है कि इशू ऑफ फैक्ट्स और इशू ऑफ लॉ के रिलेशन में कब रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा और कब नहीं। तो इशू ऑफ फैक्ट्स के बेसिस पर जब पहले ही डिसीजन किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है सेम पार्टीज के बीच में, सेम राइट से रिलेटेड या सेम सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, तब वहां पर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। इशू इन लॉ के केस में दो कैटेगरीज होती है, जब कॉज ऑफ एक्शन सेम है, जब कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो यदि अगर किसी अर्लियर केस में और लेटर प्रोसीडिंग्स में दोनों में कॉज ऑफ एक्शन सेम है और जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है किसी इशू ऑफ लॉ से, तो ऐसे केस में रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अगर उन सेम पार्टीज के बीच में आने वाली प्रोसीडिंग्स में कॉज ऑफ एक्शंस बदल जाते हैं, तब रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल वहां पर अप्लाई नहीं होता। सबसे पहला, यदि कॉज ऑफ एक्शन चेंज हो जाता है या कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है तो वहां पर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। सेकंड, यदि अर्लियर डिसीजन जब आया था उसके बाद लेटर प्रोसीडिंग्स में, लेटर डिसीजंस में किसी लॉ को अल्टर कर दिया गया है तो पहली वाली प्रोसीडिंग पर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। तीसरा, यदि कोर्ट का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इस बात से रिलेटेड है कि उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था कि नहीं उस अर्लियर प्रोसीडिंग को ट्राई करने के लिए, तो ऐसी केसेस पर भी रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। फोर्थ एंड लास्ट, यदि किसी अर्लियर प्रोसीडिंग में किसी ट्रांजैक्शन को वैलिड करार दे दिया गया है जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, तो वहां पर भी रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। लेटर प्रोसीडिंग में उस डिसीजन को बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक केस मेंशन करते हैं जिसका नाम होता है तरिणी चरण भट्टाचार्य जी केस। इस केस में कहा गया था कि जब अर्लियर डिसीजन के बाद कोई लॉ अल्टर की जा चुकी है तो ऐसे अर्लियर डिसीजन में सेम पार्टीज के बीच में रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल ऑपरेट नहीं होता। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि प्योरली किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से या प्रोसीजर से या एक प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड है, जो कि किसी पार्टीज के राइट्स को एस्टेब्लिश या डिनाई करने के फैक्ट से बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, ऐसे सूट में भी रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल आने वाले सूट पर लागू नहीं होता। यदि किसी स्टैट्यूट के एरोनियस इंटरप्रिटेशन के कारण कोर्ट यह मान लेती है कि उसका किसी पर्टिकुलर केस पर या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन पर हमारे जजमेंट के अकॉर्डिंग रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। सिमिलरली, यदि कोई एरोनियस डिसीजन की वजह से कोर्ट ये अज्यूम कर लेती है कि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को एंटरटेन करने के लिए कॉम्पिटेंट है, उनके पास जुरिस्डिक्शन है जो कि वो पोजेस नहीं करती है उस स्टैट्यूट के अंदर, तो ऐसा क्वेश्चन भी रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को सेम पार्टीज के बीच में अप्लाई नहीं करता है, चाहे कॉज ऑफ एक्शन किसी सब्सिक्वेंट लिटिगेशन में सेम हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई क्वेश्चन प्योरली लॉ का होता है या फिर वो रिलेटेड होता है कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से या फिर कोर्ट के ऐसे डिसीजन से जहां पर कोर्ट ने कुछ इलीगल सैंक्शन कर दिया है, तो रेस जुडिकाटा का रूल अप्लाई कर पार्टीज को रोका नहीं जा सकता ऐसे ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज करने से, क्योंकि जो रूल ऑफ प्रोसीजर है वो लॉ ऑफ लैंड को सुपरसीड नहीं कर सकती। तो आगे सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि हमारे व्यू में जो कोर्ट ऑफ सिविल जज ने ये जो प्रेजेंट केस में डिसीजन दिया है कि उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के लिए जो कि रिलेटेड है स्टैंडर्ड रेंट के डिटर्मिनेशन से, ये प्लेनली एरेनियस है। एपीलेंट की अपील अलाउ कर दी जाती है और हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के जो डिसीजन या ऑर्डर पास किए जाते हैं उन्हें सेट असाइड कर दिया जाता है और प्रोसीडिंग्स को वापस से रिमांड कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस को इस केस को दोबारा से डील करने के लिए और डिस्पोज ऑफ करने के लिए लॉ के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर कोई भी ऑर्डर कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होता। थस फाइनली अपील वॉज अलाउड। प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस केस। फर्स्ट, ऐसा डिसीजन जो कि इशू ऑफ लॉ से रिलेटेड है वो रेस जुडिकाटा के रूल के अंदर फॉल नहीं करता किसी भी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में जब कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग हो, पहले डिसीजन के बाद लॉ किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अल्टर की जा चुकी है, बदली जा चुकी है, या फिर जब जो डिसीजन है वो प्योरली कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है, या फिर किसी अर्लियर डिसीजन में कोर्ट ने किसी ट्रांजैक्शन को वैलिड डिक्लेयर कर दिया है जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड। सेकेंड प्रिंसिपल लेड डाउन वाज
जब कोर्ट किसी स्टैट्यूट के एरिनियस इंटरप्रिटेशन के कारण ये मान लेती है कि उनका किसी सब्जेक्ट मैटर पर जुरिस्डिक्शन नहीं है, या फिर किसी एरिनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के कारण ये मान लेती है कि उनका किसी सब्जेक्ट मैटर पर जुरिस्डिक्शन है जहां पर उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ऐसे दोनों क्वेश्चन पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता सेम पार्टीज के बीच में सेम सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, चाहे कॉज ऑफ एक्शन वहां पर सब्सिक्वेंट लिटिगेशन में सेम रहा हो या ना रहा हो। एंड द थर्ड प्रिंसिपल लेड डाउन वाज, जब क्वेश्चन इन इशू एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि प्योरली लॉ का होता है और वो प्योरली कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है या फिर कोर्ट के ऐसे डिसीजन से रिलेटेड है जहां पर कोर्ट ने किसी इलीगल ट्रांजैक्शन को सैंक्शन कर दिया है या वैलिड करार दे दिया है, तो आप वहां पर रूल ऑफ रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते और पार्टी को रोका नहीं जा सकता या एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता ऐसे ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए फर्दर प्रोसीडिंग्स में। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि एक रूल ऑफ प्रोसीजर कभी भी लॉ ऑफ लैंड को सुपरसीड नहीं कर सकती।